Hello students, good morning to all of you. Students, आज बिजनेस बस्टिंग में हम 5th यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको पढ़ने जा रहे हैं. स्टूडेंट्स, गत वर्षों के यदि आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो उनमें लगभग हर वर्ष कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो चैप्टर है उसमें से 20 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की लागत. थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं. पूंजी की लागत यानी यदि हम हमारा पैसा किसी और को काम में लेने के लिए देते हैं तो बदले में वह हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देता है, जिसको हम सामान्य भाषा में ब्याज भी कह देते हैं. यदि आपने शेयर लेके पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो कंपनी आपको जो पैसा देती है वो उसको लाभांश कह देते हैं. तो पूंजी की लागत यानी जो कैपिटल है उसकी कॉस्ट क्या है. यहाँ पे यदि हम बिजनेस बस्टिंग के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो जो कैपिटल की कॉस्ट है, पूंजी की लागत है, यहाँ पे 4 प्रकार की कॉस्ट है, 4 प्रकार की लागत है. एक लागत ऋण पूंजी की लागत यानी कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल, यानी जो कोई पैसा हम बाहर से उधार लेते हैं डिबेंचर के रूप में, लोन के रूप में, वो कॉस्ट ऑफ डेप्ट आता है और उस डेप्ट के बदले में, उस पैसे के बदले में हमें ब्याज देना पड़ता है. तो वो जो ब्याज है वो हमारी डेप्ट की कॉस्ट है यानी हमारे ऋण की लागत है. दूसरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो पैसा हम काम में लेते हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के रूप में, दूसरे लोगों को अपनी कंपनी में हम हिस्सेदार बनाते हैं और जब प्रॉफिट होता है तो हमें उनको उसमें शेयरिंग देना पड़ता है लाभांश के रूप में. और एक रिटेन्ड अर्निंग यानी प्रतिधारित अर्जनों की लागत. तो आप अपनी कॉपी में ये 4 चीजें अभी नोट करें कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है उसमें आपको 4 टाइप की कॉस्ट पढ़नी है. एक पढ़ना है कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल यानी ऋण पूंजी की लागत. दूसरा अपने को पढ़ना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी अधिमान अंश पूंजी की लागत. तीसरा आपको पढ़ना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल समता अंश पूंजी की लागत. और चौथा आपको पढ़ना है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग प्रतिधारित अर्जनों की लागत. रिटेन्ड अर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. ओके, तो आज इसमें जो सबसे पहली चीज है कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल यानी ऋण पूंजी की लागत, वो मैं आपको बता रहा हूं. तो थोड़ा सा आप वीडियो में ध्यान दें. देखिए, सामान्यतया जो ऋण पूंजी है वो ऋण पत्रों या वित्तीय संस्थाओं या बैंकों से अवधि ऋणों के निर्गमन द्वारा प्राप्त की जाती है. यानी यदि हमें कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा लेना है तो वो पैसा हम उधार कहाँ से लेते हैं? डिबेंचर के माध्यम से लेते हैं, या जो वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंक्स हैं, इनके माध्यम से हम अवधि ऋणों, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग पैसा लेते हैं और उस ऋण पर जो हम ले रहे हैं एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है और लाभों को ध्यान में रखे बिना भुगतान किया जाता है. यानी आप बैंक से यदि लोन ले रहे हो तो आप बैंक को ये नहीं कह सकते कि साहब मुझे तो इस साल प्रॉफिट ही नहीं हुआ, मैं ब्याज कहाँ से दूं. आपको लाभों का ध्यान रखे बिना आपको बैंक को ब्याज देना पड़ेगा. इस ऋण की लागत प्रत्याय की वह न्यूनतम दर होती है जो ऋण पूंजी द्वारा वित्त विनियोजनों पर समता अंशधारियों की आय को अपरिवर्तित रखने के लिए अवश्य अर्जित की जानी चाहिए. यानी आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देते आ रहे हैं वो डिविडेंड दीजिए. वो देने के बाद में जो पैसा बचता है वो हम इसमें काम में ले सकते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा. लेकिन यदि इक्विटी शेयर्स को देने के लिए पैसा नहीं भी है, कम पड़ रहा है, तो मत दीजिए, लेकिन ब्याज अपने को देना ही पड़ेगा.
डेप्ट जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए मैं आपको बताऊं कि कोई भी कंपनी जब ऋण पूंजी जारी करती है तो सबसे मेन चीज जो उसमें है वो है जो प्राप्त शुद्ध राशि होती है, उसको हम नेट प्रोसीड कहते हैं, प्राप्त शुद्ध राशि। और ये जो निर्गमन है ये आप सम मूल्य पर कर सकते हैं यानी एट पार, प्रीमियम पर कर सकते हैं, क्रय ब्याजी पर कर सकते हैं, डिस्काउंट पे कर सकते हैं, बट्टे पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार निर्गमन पर प्राप्त शुद्ध राशि ऋणपत्रों की परिपक्वता पर चुकाई जाने वाली राशि या अंकित मूल्य से कम होगी। ओके, और इन दोनों राशियों के अंतर का वार्षिक औसत प्रतिवर्ष देय ब्याज की राशि को जोड़कर औसत पूंजी पर ऋण पूंजी की लागत ज्ञात करते हैं। अब ये मैंने आपको एक पैराग्राफ के रूप में बात बताई, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 20 नंबर का आता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल का। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल क्या है। हम डिबेंचर जारी करते हैं, डिबेंचर का नाम आप बीकॉम फाइनल में है, 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो डिबेंचर के बदले में ब्याज दिया जाता है और ब्याज की कॉस्ट क्या है वो आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको नेट प्रोसीड के बारे में बता देता हूँ कि जो नेट प्रोसीड है आप वीडियो में देखेंगे कि हम 3 प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले नेट प्रोसीड एट पार यानी सम मूल्य। सम मूल्य में हम लोग क्या करते हैं, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के जो फेस वैल्यू है, अंकित मूल्य है, उसमें से फ्लोटेशन कोस्ट, फ्लोटेशन कोस्ट का मतलब इशुइंग एक्सपेंसेस, निर्गमन के खर्चे, वो हमको घटा देने हैं। निर्गमन के खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं? निर्गमन के खर्चे कोई कमीशन हो सकता है, प्रिंटिंग का खर्चा हो सकता है, स्टेशनरी का हो सकता है, या और कोई डिबेंचर का इशुइंग का खर्चा हो सकता है, दलाली हो सकती है, उसको आप, ब्रोकरेज हो सकती है, उसको आप घटा देंगे। तो फेस वैल्यू में से इशुइंग एक्सपेंसेस घटाने के बाद में जो अमाउंट आएगी उसको हम बोलते हैं नेट प्रोसीड, और वो नेट प्रोसीड कौन सी है? एट पार। तो वो आ गया नेट प्रोसीड एट पार। ओके, और यदि डिस्काउंट पे निकालना है तो जो नेट प्रोसीड एट पार आपका आया उसमें से आप डिस्काउंट को भी घटा दीजिए। तो डिस्काउंट को घटा देने के बाद में जो नेट प्रोसीड आएगा यानी एनपी आएगा वो आएगा एट डिस्काउंट। ओके, तो एट पार के लिए क्या करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर में से खर्चे घटा दें, एनपी एट पार आ गया, और एनपी एट पार में से डिस्काउंट घटा दीजिए तो एनपी एट डिस्काउंट आ जाएगा। अब यदि आपको एनपी प्रीमियम पे निकालना हो तो जो एनपी एट पार आया है उसमें आप प्रीमियम जोड़ दीजिए, वो एनपी एट प्रीमियम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चाहे हम इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट निकालें, प्रेफरेंस की निकालें, रिटेन्ड अर्निंग की निकालें, डिबेंचर की भी निकालें, किसी भी मेथड का कोई भी सवाल हम इस चैप्टर में करें, हमें एनपी नेट प्रोसीड के बारे में पता होना चाहिए कि नेट प्रोसीड एट पार कैसे आएगा, एट प्रीमियम कैसे आएगा और एट डिस्काउंट कैसे आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलोज की। तो देखिए जो डेब्ट कैपिटल होती है वो 2 टाइप की है, एक शोधनीय और एक अशोधनीय। यानी शोधनीय रिडीमेबल और अशोधनीय इररिडीमेबल। आप किसी से यदि पैसा उधार लेंगे लोन के रूप में तो क्या जिंदगी भर उसका ब्याज चुकाएंगे? आप जिंदगी भर उसका ब्याज नहीं चुकाएंगे। आपने वो लोन मान लीजिए 1 साल के लिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, जैसे ही वो अवधि खत्म हुई आपने मूलधन प्लस ब्याज चुका दिया, आपका काम खत्म। ठीक है, लेकिन रिडीमेबल जो होता है, इररिडीमेबल जो होता है, सॉरी, तो इररिडीमेबल का मतलब ये हुआ कि उसमें कोई नंबर ऑफ ईयर्स है ही नहीं, जब तक कंपनी रहेगी तब तक आप लोन चुकाते रहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, पर यहां पे मैं आपको ये बता दूं कि हमें रिडीमेबल डेब्ट कैपिटल निकालनी है और इररिडीमेबल डेब्ट कैपिटल निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट कैपिटल। रिडीमेबल मतलब शोधनीय, और उसमें एक नंबर ऑफ ईयर्स होगा कि साहब इतने साल ही आपको ब्याज चुकाना है। देखिए
तो सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है CD बिफोर टैक्स। CD का मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, और सबसे पहले हम निकालेंगे बिफोर टैक्स। फॉर्मूला क्या है देखिए, R प्लस MV माइनस NP अपॉन N, और फिर अपॉन में MV प्लस NP अपॉन 2 और इंटू 100। यहां पे R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना ब्याज दे रहे हैं आप, वो ब्याज है, रेट भी नहीं है, उस रेट से आप निकालेंगे तो जो एनुअल इंटरेस्ट है। और ये फेस वैल्यू का परसेंटेज होता है। मान लीजिए कहीं पे लिखा है 10% डिबेंचर ₹500 ईच, तो एक डिबेंचर की वैल्यू 500 रुपए है और वहां पे 10% लिखा है, तो 500 का 10% हो गया जी 50, तो वहां पे R यानी ब्याज हो गया 50। उसके बाद देखिए आप MV का मतलब होता है मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ डेब्ट, परिपक्वता अवधि पर कितनी वैल्यू होगी वो। NP अभी अभी हमने पढ़ा नेट प्रोसीड है ही, और जो स्मॉल n है, स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, परिपक्वता की जो अवधि होती है वो। ठीक है, तो यदि स्मॉल n के बारे में कहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है, तो आप मान के चलिए कि वो शोधनीय ऋण पूंजी है, और नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया है तो वो अशोधनीय पूंजी है। तो ये फॉर्मूला पहले हमने शोधनीय का देखा, और पहले बिफोर टैक्स, CD बिफोर टैक्स। ओके, CD बिफोर टैक्स निकालने के बाद में आपको निकालना है CD आफ्टर टैक्स। तो जो CD बिफोर टैक्स का आंसर आएगा उसमें आप क्या करेंगे, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। CD बिफोर टैक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट, तो CD बिफोर आफ्टर टैक्स आपका आ जाएगा। उसके बाद में अशोधनीय ऋण पूंजी की लागत, अशोधनीय यानी इररिडीमेबल। तो इररिडीमेबल में भी पहले हम बिफोर टैक्स निकालते हैं, उसके बाद में हम आफ्टर टैक्स निकालते हैं। तो आप देखिए पहले यदि आपने बिफोर टैक्स निकाला है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स और कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है, R अपॉन NP इंटू 100। R क्या हो गया, ब्याज हो गया। ओके, और आफ्टर टैक्स निकालना है तो R अपॉन NP इंटू 100 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, या जो बिफोर टैक्स का आंसर आ रहा है इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पहली कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल है वो मैंने आपको बता दी है, और मैंने ये जो मैंने आपको चीज़ बताया है इसके PDF नोट्स भी मैंने अपने ग्रुप पे सेंड कर दिए हैं। आप अपनी कॉपी से उसमें देख के आप लोग उतार लेंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाली जो कैपिटल की टाइप है उसकी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।